हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे पीपीएससी का पूर्वावलोकन घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें मॉडर्न और एंसेंट हिस्ट्री को समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री को। किसको देखेंगे? मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो 4 पार्ट में अपलोड किया गया है वीडियो, एक एक पार्ट करके 4 पार्ट में उसको समाप्त किया गया है। और एंसेंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो एक पार्ट में है, वो पूरा करा दिया गया है। और मिडाइवल की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग एक पार्ट में ही समाप्त करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में ही समाप्त कर देंगे क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन की संख्या कम ही है। क्या है? कम ही है। चलिए, तो इसी के साथ बनाते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ही दबा दें ताकि आपको सभी वीडियो का लिंक सबसे पहले मिल सके, नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन से। ठीक है, इसी के साथ हम आज पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या स्टार्ट करेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश के प्रथम शासक की बात करेंगे तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के प्रथम शासक। भारत में गुलाम वंश के प्रथम शासक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक थे। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। किस जनजाति का था? ऐबक तुर्क नामक जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीली आवाज़ में कुरान को पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां, जिसको कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर वह शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नति दे दी। यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है और वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक बन जाता है और वह लाहौर से ही शासन करता है। उसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को भी भारत में तुर्की राजवंश का संस्थापक माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वह वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। तथापि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून में 1206 ईस्वी में करा लिया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने अपने आप को केवल मलिक और सिपला सराय की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा था। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। कब? 1208 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर। 2.5 दिन की झोपड़ा की बात करेंगे तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लाखों का दान देने वाला लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। साहित्य से अनुराग और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्रे मुद्दाबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिससे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो बात करेंगे तो ये कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम
उक्ता प्रदान किया था? किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने प्रथम उक्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में उक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौरी के मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश ऐबक को 1191 ईस्वी में हाँसी उक्ता का इक्ता प्रदान किया और 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी की प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासक संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। क्या किया था? विस्तार भी किया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसकी बात करेंगे तो ये था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी बिहार का पहला मुस्लिम विजेता था, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। उसने 1198 ईस्वी से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। जिस समय बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे आक्रमण किया था उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। बिना युद्ध किए भाग निकला वहाँ से, बिना युद्ध, जो लक्ष्मण सेन था वो बिना युद्ध किए भाग निकला और तुर्की सेना ने राजधानी नदियों में प्रवेश करने से बुरी तरह मना कर दिया। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहां कुछ समय तक शासन करता रहा। पश्चिमी पारसियन इतिहासकार मिनाउजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। किसमें? पुस्तक तबकात ए नासिरी में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? इब्न बख्तियार खिलजी। कौन हो जाएगा? इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। किसका? तुर्क सत्ता का। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कब हुआ? पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? तो ये तबकात नासिरी से प्राप्त होता है। अभी जस्ट हम लोग नीचे पढ़े थे। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था, वो दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था। किसका? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश का। ठीक है, जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था। किस शासक का? तो ये इल्तुतमिश का माना जाता था। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के खिल्लत प्रदान की थी। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया था। क्या बन गया था? एक भाग बन गया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? ये किया था मलिक जानी को। किसे? बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल पहाड़ियों में तेलियागाढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसके स्थान पे? एवाज के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? तो यह शब्द पहले पढ़ लीजिए एक बार। कथन क्या कह रहा है कि राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। यह कथन बलवन के बारे में किसने कहा था? तो ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी। किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था ये कथन। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी, क्या है? भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो यह अकबर के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? आरपी त्रिपाठी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे हैं? यह शब्द लिखने की बात करेंगे तो ये A.L. श्रीवास्तव लिखे हैं। कौन लिखे हैं? A.L. श्रीवास्तव लिखे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था। वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने शासक के सिद्धांत को राजाओं का ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था? तो ये हो जाएगा बलबन किया था। किसने किया था? बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सिद्धांतों को राजाओं को ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया और इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात राजा, जिसे जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब, उसने पुत्र बुंगरा खां से कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का संजीव प्रतीक है। क्या कहा था? कि सुल्तान का पद निरंकुशता का संजीव प्रतीक है। दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं रह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत में जो है रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने अपनाई थी। बात करेंगे रक्त एवं लौह की नीति, तो ये बलबन ने अपनाई थी एवं सुल्तान पृथ्वी, इसने ही कहा था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। सुल्तान इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तुर्गिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुर्गिल खां की बात करेंगे तो ये बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। किसके शासनकाल में? तो ये बलबन के शासनकाल में विद्रोह कर दिया था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था? तो बर्नी ने यह कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या दिया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था कि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं यह नहीं जानता हूँ। अलाउद्दीन ने राजपद के विषयों में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र था। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसे खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामनी उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीतिक में हस्तक्षेप करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त हुआ था। किसके? उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त हुआ था। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो ये किया था खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन भी किया था और बलबन भी किया था। देखिए विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण का इल्तुतमिश एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक थे, लेकिन किसी ने खलीफा का विरोध नहीं किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि खलीफा का विरोध नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन ने खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया था। ठीक है, सॉरी, मतलब वहाँ पे बोल दिए थे हम किस खलीफा का विरोध किया, तो खलीफा का विरोध नहीं किया था क्योंकि वो मान्यता प्राप्त नहीं किया था। ठीक है, विरोध लेकिन नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो ये जफर खां की। किसकी? जफर खां की मृत्यु हो गई मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य एवं भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि ये उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। क्या हो गए? और वापस चले गए। नेक्स्ट प्रश्न है
कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिकी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। किसने कहा था ये? तो ये कहा था शेर खान। किसने कहा था? शेर खां कहा था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजयी से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। रानी पद्मिनी का नाम क्या था? राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। पद्मिनी की कहानी की बात करेंगे तो इसका आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौर के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैवा की प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैवा से की थी। संभवतः इसी आधार पर को मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना और रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी की शासक की बात करेंगे तो ये रामचंद्र देव थे, जो 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। उससे जब परेशान हो गया तो वो उससे एलिचपुर की आय जो भी होती थी उसको भेजने का वादा किया, परंतु 305 ईस्वी अथवा 306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसे आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अलाई का दरवाजा के निर्माण की बात करेंगे तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई की दरवाजा निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। क्या है? मेहराबदार प्रवेश द्वार है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल में भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा और सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग को देना पड़ता था। कितना? 1/10 भाग देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा की बात करेंगे तो ये एक खैराती अस्पताल था। क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफ़ा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए थे। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या का हल करने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बात करेंगे ये किस सुल्तान के दरबार में? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक को दासों की बहुत शौक थी। उसके समय दासों की संख्या की संभवतः बात करेंगे तो 1,80,000 तक पहुँच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की गई थी। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। किसका? जो उनके दास थे 1,80,000 उनके पूर्ण शिक्षा का ध्यान रखा जाता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये फिरोज तुगलक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, जो फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय भी किए थे।
और 1200 नए बाग लगवाए थे। कितने? 1200 नए बाग लगवाए थे तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाए थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आए थे। ठीक है, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में भारत आए थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये सैयद वंश का। किस वंश का? सैयद वंश का। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में राजवंश का स्थापित हुआ सैयद वंश का। तैमूर आक्रमण की बात करेंगे तो ये तुगलक शासन को कमजोर कर दिया और 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिजर खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश जो सैयद वंश के नाम से जाना गया उसकी नींव डाली गई। किसकी? सैयद वंश की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था? एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। कब? ये क्या बोलते हैं 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी। राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापक की उन्नति के प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज एवं सिकंदरी उसी के समय में आरंभ हुआ था। गजे सिकंदरी किसके समय में? सिकंदर लोदी के समय में। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के बाद उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फारंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी थी। किसके नाम से? गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे। वही विजयनगर की स्थापना किए थे। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। ये हरिहर द्वितीय ने बहमनियों को गोवा से छीन लिया था। ठीक है, बहमनियों को गोवा से छीन लिया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा के युद्ध विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पागल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। बारंगल, कोडविंडू आदि से किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हो गई। क्या हो गई? कुतुब शाही सेना पराजित हो गई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो इसकी बात करेंगे ये भू राजस्व था। वित्तीय व्यवस्था की बात करेंगे तो ये भू राजस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। कितना? 1/6 भाग। शिष्ट भूमि नामक कर का राज्य की आयकर प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अंठावने कहा जाता था, जिसको अस्थवन या अथवन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष की बात करेंगे तो हम्पी में मिलता है। वर्तमान में हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में बात करेंगे तो विजयनगर काल में ही बना विरूपाक्ष मंदिर है। यहाँ अवस्थित है। कहाँ?
कर्नाटक में। और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित हो चुका है। कौन? हम्पी। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो दीवाने अर्ज जो था वो रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो वो रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक की बात करेंगे तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। कब? 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाकर उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उसका राज्याभिषेक किया था। किसने? बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये अलाउद्दीन हसन थे। अलाउद्दीन हसन बहमनी राज्य के संस्थापक थे। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। क्या रखा? अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। ठीक है, जजिया न लेने का आदेश हिंदुओं से दिया था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा की बात करेंगे तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। ये हो जाएगा हमारा खराज, उस्र एवं हो जाएगा मुक्तई। कौन हो जाएगा? खराज, उस्र, मुक्तई। खुम्स की बात करेंगे, ये लूट पर लगता था। किस पे? लूट पे लगाया जाता था। खुम्स की बात करेंगे तो ये लूट पे लगाया जाता था। युद्ध का जो होता था, युद्ध से जो लूट का धन प्राप्त होता था उस पे लगाया जाता था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी 1/50 भाग का दावा किया था। ठीक है, आधा का दावा किया था, 50%। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही रही। कितना रही? 50% ही रही। लेकिन जहां अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व को निर्धारित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कि भूमि का राजस्व भी 50% ही था, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक पैमाइश के अनुमान के आधार पर नहीं निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी सही होगा, यानी कि सी सही होगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित रखते थे? तो बहाउद्दीन जकारिया की बात करेंगे तो सुहावर्दी संप्रदाय से। किससे? सुहावर्दी संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियां को 200, 250 में 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ये किस शासक ने किया था? ये ऑप्शन दिया है, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन को।
इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित किया। संभवतः शेरशाह के समय भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी, इसीलिए इस क्वेश्चन में ई ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, शेरशाह में भी और फिर क्या था, इस्लाम शाह में भी, इसीलिए एक से अधिक ऑप्शन लिया गया है। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। किससे था? राज्य कानून से जवाबित का संबंध था। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बना था? तो ये टाका एवं ससगनी चांदी का था और जीतल की बात करेंगे तो ये तांबा का था। किसका? तांबा का था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया? तो कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ किया गया। कब से? कागज का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से प्रारंभ किया गया है। और विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार की बात करेंगे तो ये चीन में हुआ है। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। क्या है? भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तबकात-ए नासिरी का लेखक कौन है? अभी हुआ था ऊपर, मिन्हाज उस सिराज तबकात-ए नासिरी के लेखक। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या दिया हुआ है कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपनी वाणी में उसी भाषा में लिखा जिसको उनके भक्त लोग समझते थे। सभी भक्तों संत के मध्य यही एक विशेषता थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 ईस्वी में पराजित हो गया था। कब? 1178 ईस्वी में पराजित हो गया था मोहम्मद गौरी चालुक्यों के द्वारा। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवारा चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा, जहां उसने माता नायका देवी भी थी, उसकी माता नायका देवी भी थी। और माउंट आबू पर्वत के पास कसहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत की पहली हार थी। क्या थी? भारत में पहली हार थी। किसकी? मोहम्मद गौरी का। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख किया गया है? ये किया गया है, किसको किया गया है? विरोधियों का सही उल्लेख किया गया है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ है, ये सही हुआ है। ठीक है, सही किया गया है। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत के दूसरी युद्ध की बात करेंगे, ये 1556 ईस्वी में ये हुआ था। किसके? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू तथा अकबर, यानी अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। किसके? अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमे या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो ये गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। किसके लिए? गांव के सरपंच के लिए चौधरी या मुकदम शब्द का प्रयोग किया जाता था। तबकात-ए-अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकात-ए-नासिरी लिखा गया है। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकात-ए-नासिरी लिखा गया है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की है? ये कृष्णदेव राय। किसने किया है? कृष्णदेव राय ने किया है। नागलपुर, कृष्णदेव राय विजयनगर सम्राट के तुलुक वंश के शासक थे। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव
कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल लंबा के नाम पर नागलपुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, इस नगर की स्थापना किए थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। किसे? मलिक कफूर को द्वार समुद्र विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये रिहला में। इब्न बतूता के लेखक कौन है? रिहला हो जाएंगे। रिहला के लेखक कौन है? सॉरी, इब्न बतूता हो जाएंगे। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक में लिखा है। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों को आलोचना किया है। क्या क्या है? तुगलक कालीन नीतियों का आलोचना किया है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ये बन जाएगा आपका दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। किसका? फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का दक्षिणी प्रवेश द्वार किसका बनता है? ये जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासक देखा। 7 सुल्तानों का शासक देखा, जो कि एक के बाद एक संतासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किए। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। मना कर दिया किससे मिलने के लिए? अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिया मिलने के लिए। 12 मास की रचना किसके द्वारा की गई? ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा 12 मास की रचना की गई है। 12 मास की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। जैसी पद्मावत, आखारवट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? पद्मावत का। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये उसकी सैन्य कुशलता था। ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता था। पानीपत की पहली लड़ाई की प्रथम बाबर का जीत का यही कारण था, उनकी सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न है कि तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुझके बाबरी की बात करेंगे, ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। किसके? महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये हाजी बेगम ने करवाया था। किसने? हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयासी ने बनाया था और श्वेत संगमरमर से बना हुआ यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था। इस मकबरे के पारित एक बाग की रचना हुई है। ठीक है, एक बाग की रचना हुई। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूंनामा का रचना गुलबदन बेगम ने किया था। किसने? गुलबदन बेगम ने। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के
प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहासकार लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम ने एक हुमायूंनामा की रचना इसी के आदेशानुसार किया था। किसके? अकबर के आदेशानुसार किया था हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। बात करेंगे हम तो पहले कौन सा युद्ध हो जाएगा? देवरा का युद्ध। देवरा के युद्ध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध है देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पे देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोही को परास्त किया था। तो 1532 ईस्वी में बात करेंगे तो देवरा का युद्ध हो जाएगा, और 1539 में बात करेंगे तो ये चौसा का युद्ध हो जाएगा। किसका? चौसा का युद्ध हो जाएगा, जिसमें शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। किसको? हुमायूं को। और इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। किसने? निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खान ने शेरशाह की शक्ति को प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, सिक्के पर भी अंकित करवाया था। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1540 में हुई थी, और इसी युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 ईस्वी में बात करेंगे तो ये सरहिंद की युद्ध हुई थी, जिसमें सरहिंद युद्ध में विजयी ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज वापस दिला दिया था। ठीक है, खोया हुआ राज वापस दिला दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। शेरशाह की मकबरा की बात करेंगे तो ये कहाँ है? तो ये सासाराम में है। कहाँ है? बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। और इस स्थान पे सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना यह कालिंजर युद्ध के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। किसमें? कालिंजर युद्ध में घायल हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति की बात करेंगे तो ये हकीम खान था। कौन था? हकीम खान। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगान की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान शुरू कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगल के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का भी सहारा लिया था। किसने? महाराणा प्रताप ने। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तो तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। किसने? अकबर ने समाप्त कर दिया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसके केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बंदरगाहों के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसके प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए अंत स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा और 1563 ईस्वी में तीर्थ कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1562 ईस्वी में बात करेंगे तो ये दास प्रथा को समाप्त किया, 63 में बात करेंगे तीर्थ कर को समाप्त किया और 64 में बात करेंगे तो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने को भी प्रयत्न किया। अतः अकबर को लोकप्रियता के कारण उपरोक्त चारों बिंदु पर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सम्मिलित।
अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो ये 1576 में मिला लिया था। कब? 1576 में मिला लिया था। 1572 ईस्वी में सुलेमान करनानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद खां को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब? 1576 ईस्वी में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की बात करेंगे तो ये अकबर के शासनकाल में गठन हुआ था। किसके? अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की। इन व्यापारियों ने पूर्ण देशों के साथ साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था और इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। किसने? नूरजहां ने बनवाया था इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इत्माद-उद-दौला का मकबरा की बात करेंगे तो नूरजहां ने 1622 ईस्वी से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। किसका? संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवन में पहली बार पित्रा-दुरा जो कि संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थर को जरावट की शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन कारी जिसे पित्रा-दुरा के नाम से जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी की जाती है, उसे ही पित्रा-दुरा के नाम से पित्रा-दुरा कहा जाता है। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो बटाई शब्द का लगान निर्धारण का तरीका था। क्या था? लगान निर्धारण का तरीका था बटाई। मध्यकाल में बटाई शब्द की बात करेंगे तो ये लगान निर्धारण से एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। राज्य और कृषक के बीच होता था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था। किसने? हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था। दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन ये किसके द्वारा किया गया था? देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं इसको। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान-ए-अमीर हमजा यह हुमायूं के काल में चित्रित हुआ था। किसके काल में? हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में जो ये पूर्ण हुआ था और बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लग गए थे। कितने वर्ष? 15 वर्ष लग गए थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुस सम्मद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकार ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। कितना? 50 चित्रकार ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब की चाचा, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा थे,
के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख किया गया है। इसीलिए इसमें जो है बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का नाम दिया गया है। किसका दिया गया है? मीर सैयद अली का और अब्दुल समद दोनों का दिया गया है। मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद दोनों के देखरेख में बनाया गया था। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकार की प्रवेश की बात करेंगे तो ये हुआ था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकला को ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी, व्यक्ति विशेष का चित्रण एवं दूसरा क्या था? तो दृश्यों में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासन काल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासन काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली की चित्रकला था। अकबर के समय दशावंत अग्रणी चित्रकार था। कौन? दशावंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल की बात करेंगे तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या? स्वर्ण युग माना जाता है। दशावंत और बसावन चित्रकला मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किस मुगल सम्राट के? तो ये अकबर के थे। किसके? दशावन और बसावन किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में रहते थे। दशावन और बसावन की बात करेंगे, ये अकबरकालीन चित्रकार थे। दशावन जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम से अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए दशावन, बसावन, केशव लाल जितना भी चित्रकार था उसका नाम दिया गया है। ठीक है, किसने अपना ये गिनवाया है? आईने अकबरी में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अबुल फजल ने गिनवाया है चित्रकार का नाम। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे था? तो ये जहांगीर के नेतृत्व में। किसके काल में? जहांगीर के काल में शीर्ष बिंदु पे था। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पे पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली वे मनुष्य का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था और शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावे जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्र बनाने का भी कला विशेष प्रगति हुई थी। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या? स्वर्ण युग माना जाता है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इस जब्ती प्रणाली की बात करेंगे तो ये अकबर की उपज थी। किसकी? अकबर की उपज थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। ये किसका कथन है? तो विलियम फिंच का कथन है। किसका? विलियम फिंच का कथन है। कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? कश्मीर के अकबर के नाम से बात करेंगे तो ये सुल्तान जैनुल आबदीन को जाना जाता है। किसे? सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। 2 स्पा और सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जहांगीर ने शुरू की थी। किसने? जहांगीर ने 2 स्पा एवं सिंह स्पा को शुरू किया था। 2 स्पा एवं सिंह स्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों का अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 स्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पदों के 2 गुने घोड़े रखते थे और सिंह स्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखते थे। कितने? 2 स्पा में 2 गुने और सिंह स्पा में 3 गुने घोड़े रखते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये झगड़े की जड़ जो था वो कंधार था। ईरान शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े का जड़ जो था वो कंधार था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की और 1638 ईस्वी में की थी।
शाहजहानाबाद की स्थापना कब की थी? तो 1638 ईस्वी में। वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। कौन? लाल किला। चतुर्भुजाकार का यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 9 साल में पूर्ण हो गया था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया है। पश्चिमी दरवाज़ा जो है लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी दरवाज़ा का नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। ठीक है, विश्व में अतुल्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकार में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? तो ये कहा था मुगल काल का स्वर्ण युग A.L. श्रीवास्तव। किसने? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। ठीक है, स्वर्ण काल माना है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति संसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थन के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहे तो गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित न हो जाते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे तो 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल प्रशासन में महोत्सव क्या था? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। महोत्सव की बात करेंगे तो ये लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था। मदद ए मास किसे इंगित करता था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि मदद ए मास के नाम से जाना जाता था। मदद ए मास कहा जाता था जो धार्मिक विद्वानों लोगों को दी जाती थी मुफ्त में, और दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न करे। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ये वंशानुगत रूप से रहती थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मोहम्मद शाह। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह अंतिम शासक था। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफी एवं 1 करोड़ रुपये का सेना, 1 करोड़ रुपये का सोना और 50 करोड़ के जवाहरत, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, इसे भी अपने साथ ईरान ले गया था। ठीक है, कहाँ ले गया था? ईरान लेकर चला गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठा की सहायता से वह दिल्ली पर पहुंचा और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है,
दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक जो था वो राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुख्य काजी क्या था? तो ये मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश था। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बाबर थे भारत में। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश की प्रथम शासक की बात करेंगे तो ये जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की और उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलाखोरी के महल में करवाया था। डॉक्टर LAL श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशता के आदर्श को अपने सामने रखा था। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये चौसा में लड़ा गया था। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये चौसा का युद्ध हुआ था। कौन सा? चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो अलीगौहर का बिहार अभियान की बात करेंगे तो ये 1759 ईस्वी में समाप्त हो गया था। कब? 1759 ईस्वी में समाप्त हो गया था। मुगल सम्राट अलीगौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। क्या रखा? शाह आलम द्वितीय रखा। इसके समय ही पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में तथा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ हमारा आज मेडाइवल हिस्ट्री भी समाप्त हो गया। इसमें कितने प्रश्न थे? टोटल 101 प्रश्न थे जिसको हमने एक वीडियो में समाप्त कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो किस सब्जेक्ट पे आएगा वो बता दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। ठीक है, और अच्छी तैयारी करनी है तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। संकल्प एकेडमी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर आप लोग आ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सभी को धन्यवाद।